जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बार फिर आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको खान सर की 11,000 प्लस क्वेश्चन वाली साइंस की जो बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें चैप्टर वाइज सॉल्यूशन दिए हुए हैं। और ये एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी के लिए स्पेशल है, और इसमें साइंस प्लस जीके दोनों आते हैं, और अदर कॉम्पिटिशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसमें हमने अभी तक 8 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, और अब हम चैप्टर नंबर 9 जो कि प्रकाश तरंग और लाइट वेव्स है, इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस जल्द से जल्द मिल सकें। और अभी आज तक आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पर। पिछले 8 चैप्टर हम करा चुके हैं, और अब हम आगे भी सारे चैप्टर करवाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जिस सामग्री से रोशनी लाइट पारित हो सके को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। कौन से प्रकाश संबंधित है? परिक्षेपण से, सॉरी प्रकीर्णन से। प्रकीर्णन से संबंधित है टिंडल प्रभाव। मतलब प्रकीर्णन होता है जिसमें प्रकाश की किरणें फैल जाती है, उसे ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है? तो ये निर्वात में प्रकाश की गति सर्वाधिक होती है, क्योंकि प्रकाश को गति करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और निर्वात में भी कोई माध्यम नहीं होता है। इस वजह से प्रकाश की जो गति है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। जबकि ध्वनि होती है, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, इस कारण निर्वात में वो गति नहीं करती है ध्वनि, जबकि प्रकाश गति कर सकता है। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? जो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है वो प्लांक के द्वारा दिया गया था। रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? किस कोण का? लाल रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ही इस पर कोई रेड लाइट गिरती है तो यह सबसे कम विचलन करता है, और सबसे अधिक विचलन करेगा तो ऐसे निकल जाएगा, और सबसे कम विचलन करेगा तो वो लगभग सीधा ही निकलता है। प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ध्रुवीकरण। यानी प्रकाश एक अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स तरंग है साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? ध्रुवीकरण। सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? जो प्रिज्म है वो उसके संघटक गुणों में, रंगों में विभाजित कर सकता है। आपने देखा होगा, ये कोई प्रिज्म होता है तो इस पर यदि कोई सफ़ेद लाइट गिरती है तो ये इसके विभिन्न 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यही घटना है प्रिज्म की, जो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके संघटक यानी जिस रंगों से वो मिलकर बना हुआ है, उन रंगों में वो विभाजित कर देता है प्रिज्म। इसका आंसर आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। प्रिज्म क्या कर सकता है? तो प्रिज्म होता है यह उसके जरिए गुजर रहे प्रकाश को तितर बितर कर देता है, यानी उसे क्या कर देता है? विभाजित कर देता है उसके संघटक गणों में। ऐसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। और जो खुद प्रकाश उत्पन्न करती है उन्हें प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जो नहीं कर सकती उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार से संबंधित है? तो अपवर्तनांक बराबर होता है हवा में प्रकाश की चाल बटे पदार्थ में प्रकाश की चाल के बराबर होता है अपवर्तनांक।
वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है क्या कहलाती है? चमकदार वस्तुएं कहलाती है। हमारे पास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। किस साल में ओले रोमर ने इतिहास पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? यानी किस वर्ष में ओले रोमर ने प्रकाश की गति को मापा था? तो वह सन था 1676 में। सितारों के चमकने के पीछे क्या सिद्धांत है? पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता है। इसके फलस्वरूप सितारे की छवि की स्थिति समय के साथ बदलती है। इस कारण सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन सितारे चमकते नहीं हैं क्योंकि सितारों से दूर से रोशनी जब हमारी आंखों में गिरती है तो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरती है, और विभिन्न परतों से गुजरते हुए उसका अपवर्तनांक कभी इधर हो जाता है, कभी इधर हो जाता है और कभी इधर हो जाता है। इस प्रकार से समय के साथ उसकी जो स्थिति है वो बदलती रहती है। इस कारण हमें वह चमकता हुआ दिखाई देता है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि कपड़ा लाल रंग के तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है। इस वजह से वो काला रंग का दिखाई देता है। अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देना कौन सा कलर का दिखाई देता है? काले कलर का दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष में कोई वायुमंडल नहीं होता है, जो इस वजह से उसे आकाश काले रंग का दिखाई देता है। दो विकिरणों की ऊर्जा E1 और E2 क्रमशः 25 इलेक्ट्रोवोल्ट और 50 इलेक्ट्रोवोल्ट है। उनके तरंगदैर्ध्यों के बीच का संबंध IE λ1 और λ2 है। तब और λ2 क्या होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, λ1 बराबर 2 लैम्ब्डा। वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य दिखाई देना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक सूर्य दिखाई देने के कारण के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? यानी जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, यानी जब सूर्य से प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह प्रकाश की जो किरणें होती है वह अपवर्तित हो जाती है। इस वजह से हमें जो सूर्य है वो 2 मिनट पहले दिखाई देता है और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। इस वजह से दिन में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। गली की पीली लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम आएगा। सोडियम का उपयोग किया जाता है गली की पीली लाइट में। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा अभिव्यक्त या व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाश घनत्व के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता, यानी तो इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश घनत्व कहा जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति कम हो जाती है। यानी कोई यदि गैस से ठोस में प्रवेश करेगा तो इसकी गति प्रकाश की गति कम हो जाती है। यही कहने का मतलब है कि विरल विरल क्या होती है? जिसमें घनत्व कम होता है, और सघन जिसमें घनत्व ज्यादा होता है। एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति कितनी होती है? 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। सीवी रमन के बारे में निम्न में से क्या गलत है? ऑप्शन नंबर डी, उन्हें 1987 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। ये कथन गलत है सीवी रमन के बारे में। तो सीवी रमन के बारे में सत्य है कि 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्होंने
वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार जीता। उनका जन्म 1888 में तमिलनाडु में हुआ था। तो ये तीनों कथन सत्य हैं। इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है और हमें ये तीनों भी याद होना चाहिए। बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है प्रकाश की किरणों का फैलना। प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी, मुख्य फोकस के समांतर निकलेगी। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है, परावर्तन की घटना घटित होती है। नियमित परावर्तन की घटना घटित होती है जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर अपवर्तित होता है। तो अवास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए एक वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपवर्तन दर्पण अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यानी जो अवतल दर्पण है, माना कि ये कोई अवतल दर्पण है, इसका जो फोकस है 20 सेंटीमीटर का है और इस अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? यानी इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी दर्पण से दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर ए। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं समान आकार, सीधी, पार्श्व, उल्टी एवं आभासी। ये एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं होती है कि उसका आकार समान होता है, वह जो प्रतिबिंब बनता है एकदम सीधा होता है और पार्श्व उल्टी होता है, पार्श्व उल्टा होता है, यानी लेफ्ट साइड का राइट साइड में दिखाई देता है और राइट साइड का लेफ्ट साइड में दिखाई देता है, और आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता। अवतल दर्पण के वक्रता की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसकी फोकल लंबाई को किस तरह व्यक्त किया जाता है? तो इसे -15 सेंटीमीटर इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यानी त्रिज्या का आधा क्या होता है? उसकी फोकल लंबाई होती है। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण एक भाग होता है। यानी कोई खोखला गोला है, यदि उसमें खोखले गोले का कोई एक भाग ले लेते हैं तो उसे जो खोखले गोले का केंद्र होता है वही गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र होता है। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है वो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फोकस कहते हैं। एक दर्पण के वक्रता की फोकल लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? यानी r बराबर 2f, यानी जो त्रिज्या होती है वो 2f के बराबर होती है, यानी जो फोकल लंबाई होती है वो त्रिज्या की आधी होती है। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा? तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3। को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी। सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाना चाहिए। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है को एक द्रव म्यू बराबर 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी 4/3 f।
एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अवतल दर्पण कहा जाता है। यानी एक दर्पण है जिसकी जो अंदर की जो सतह होती है वो अवतल होती है और जो बाहर की होती है वो उत्तल होती है। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है तो दर्पण का प्रकार है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण की अवधारणा क्या है? प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण की अवधारणा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? ऑप्शन नंबर डी, वक्रता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है। यानी वक्रता त्रिज्या जो आर होती है वो बराबर होती है किसके? 2f के। एकदम सही बात है, क्योंकि जो फोकल लंबाई होती है ये एफ, यह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दर्पण का सूत्र क्या है? तो दर्पण का सूत्र है वो है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ध्रुव, पोल। एक गोलाकार दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है की फोकस दूरी कितनी होगी? की फोकस दूरी होगी r/2, क्योंकि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है फोकस दूरी। गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तल दर्पण कहलाता है, जिसकी सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। ये कोई दर्पण है कि इसकी बाहर की ओर उभरी हुई है तो ये कौन सा है? उत्तल है। और यदि अंदर की ओर इस प्रकार से किया जाता है तो वह अवतल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो इसमें ध्रुव और फोकस के बीच आभासी सीधा वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब छोटा होता है, प्रतिबिंब सीधा होता है, प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित होता है, यानी पोल और फोकस दूरी के बीच में निर्मित होता है। तो ये तीनों कथन तो सत्य हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए गलत है। निम्नलिखित में से किसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो रियर व्यू मिरर में किया जाता है। रियर यानी होता है पीछे और व्यू मतलब होता है देखना, यानी पीछे देखने वाले जो मिरर होते हैं उसमें इनका उपयोग किया जाता है। एक विमान दर्पण के लिए छवि है आभासी और पार्श्व उल्टा। यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई +15 है तो यह उत्तल दर्पण होगा। किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर आभासी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है। निर्मित होने वाली छवि होगी कौन सी होगी? वास्तविक और उल्टी होगी। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। निर्मित होने वाली छवि क्या होगी? आभासी और छोटी होगी। यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा आभासी। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है?
धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की ऋणात्मक होती है। और जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस लंबाई अनंत होती है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, फोकस पर निर्मित होता है। यानी कोई अवतल दर्पण है, उसके सामने कोई अनंत पर कोई वस्तु रखी है, अनंत पर मान लीजिए अनंत यहाँ पर है तो यहाँ पर रखी हुई है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो जो लेंस जो अवतल दर्पण है इसके जो फोकस दूरी है वहां पर होगा। तो फोकस दूरी पर जो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी होती है वो वहां पर होगा। जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है तो छवि का निर्माण होगा फोकल दूरी और केंद्र के बीच में होगा। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है आभासी और बड़ा होता है। वाहनों की हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? उसमें होता है अवतल दर्पण होता है। हेडलाइट यानी जो हेडलाइट होती है, इस प्रकार से आपने देखा होगा कि आगे की हेडलाइट होती है उसमें बीच में एक बल्ब लगा होता है हेडलाइट में। तो इसमें पूछा गया है कि ये इसके जो चारों तरफ जो चमकीली जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है? वो होता है अवतल दर्पण, क्योंकि वो इस प्रकार से होता है। और अवतल दर्पण में अंदर की तरफ ये वक्रता होती है और यहाँ पर जो लगा होता है तो इसमें से इस प्रकार से टकराकर जो सामने लाइट जाती है। इस प्रकार से वाहनों की हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। यानी एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी हुई है, वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। निम्न में से किसमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ये पृष्ठदर्शी दर्पण में, यानी पीछे जो देखने वाले दर्पण होते हैं उनमें अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं होता है। सर्च लाइट में भी होता है, सौर भट्टी में भी होता है और गाड़ी की हेडलाइट में भी होता है अवतल दर्पण का उपयोग, लेकिन पृष्ठदर्शी में नहीं होता है। एक अवतल दर्पण सूर्य के सामने इस तरह से रखा गया है, सूर्य की किरणों का अभिसरण दर्पण के मुख्य अक्ष पर 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर होता है। यदि अब वस्तु 3 सेंटीमीटर लंबी एक मोमबत्ती के दर्पण के मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए तो मोमबत्ती का प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा? ऑप्शन नंबर सी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा अवतल दर्पण पर? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, जिससे उसकी वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। कोई एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है किसे? उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। यदि एक दर्पण अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई होगी 3.1 सेंटीमीटर। जब किसी वस्तु को 30 सी और एफ यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी? सी के बाद बनेगी। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ऑप्शन नंबर सी वक्रता केंद्र पर बनेगा।
जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच रखा जाता है, स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, यानी प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वक्रता केंद्र से परे किसी बिंदु पर होगा। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यह प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बनता है और अनंत पर बनता है। यानी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु पर रखे किसी बिंब का प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से यह है, अनंत अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वस्तु के आकार से उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक और समान आकार का होगा। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो छेद कहा जाता है। परावर्तक सतह के व्यास को छेद। बीस सेंटीमीटर की वक्रता के त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी केंद्र पर वास्तविक, उल्टी, अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। यानी छोटा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है जबकि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर कोई वस्तु रखी जाती है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई से वस्तु की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेखीय आवर्धन कहलाता है। आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग लेंस होता है, कौन सा लेंस होता है? तो इसमें जो होता है उत्तल। आपने देखा होगा मैग्नीफाइंग लेंस किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। 1.2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसीकरण के एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है। प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? -2.4 सेंटीमीटर होगी। एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल हैं: छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। एक वस्तु जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के पर होती है तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा होता है। यानी कहाँ पर होती है? फोकस और ओ के मध्य होना चाहिए, तब प्रतिबिंब आवर्धित बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, यानी कि वह उत्तल होना चाहिए। एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है, किसका उदाहरण है? अपवर्तन का। यानी कि जब हम किसी पानी से भरी बाल्टी में या गिलास में कोई चम्मच डुबोते हैं तो वह तिरछी दिखाई देती है, यानी पानी से बाहर तिरछी और फिर पानी के अंदर इस प्रकार से घूम जाती है। यानी चम्मच का टेढ़ा दिखाई देना किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं होता है? तो हीरे की चमक में हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक, लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका कोई योगदान नहीं होता है क्योंकि कुल आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा हीरा चमकता है। हीरे का उच्च अपवर्तनांक सूचकांक, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। हीरे का बिखराव, डिस्पर्शन होता है। यह सभी हीरे के गुण हैं
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है? 1.0003। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, रिफ्लेक्टिव, गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये लेंसों से संबंधित है, दर्पण से संबंधित है। जल का अपवर्तनांक 4.3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी? तो इसमें प्रकाश में इसकी गति 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। निर्वात में एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है 1 से अधिक होता है। रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में विचरण करती है तो यह झुकती है, यह अभिलंब से दूर और तीव्र हो जाती है। इन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब से दूर हो जाती है। यानी ये कोई ग्लास है, जब इसमें से कोई लाइट बाहर निकलती है, यानी ये तो सघन माध्यम है, और वायु क्या है? विरल माध्यम है। तो इसका जो अभिलंब होता है, ये तो अभिलंब होता है, और यह अभिलंब से इस प्रकार से आएगी तो यह दूर हट जाती है अभिलंब से, और इसकी गति भी तेज हो जाती है। इसका आंसर आ जाएगा डी, अभिलंब से दूर और तीव्र हो जाती है। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है प्रकाश किरणों के झुकाव को। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा होता है, इसका क्या कारण है? तो इसमें प्रकाश का अपवर्तन है, क्योंकि हम देखते हैं तो जो ग्लास है, ये कोई ग्लास है, इसमें कोई नींबू रखा हुआ है, तो जैसे ही इसे देखने के लिए लाइट अंदर जाएगी, फिर वो हमारी आंखों में जाएगी, तो पहले तो सघन से विरल से सघन में जाएगी, फिर सघन से फिर वापस विरल में आएगी। तो ये किसकी घटना है? अपवर्तन की घटना है। हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42 होता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से कम सघन होता है? ऑप्शन नंबर ए, हवा का। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? इसमें भी अपवर्तन आएगा। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा हो जाता है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा हो जाता है तथा नॉर्मल की ओर झुकता है, यानी अभिलंब की ओर झुक जाता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी सघन से विरल में जाएगा तो उसकी गति बढ़ जाती है, और विरल से सघन में जाता है तो गति घट जाती है। ये उसी प्रकार संबंधित है, जैसे हम किसी खाली रोड पर चलते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है, और जैसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं तो हमारी गति कम हो जाती है। और जैसे ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों से हम कम भीड़ वाले यानी खाली रोड पर जाते हैं तो हमारी गति बढ़ जाती है। इसी प्रकार प्रकाश भी जब सघन यानी अधिक भीड़ भाड़ वाले जगह से यानी अधिक सघनता से कम सघनता यानी विरल माध्यम में जाती है तो उसकी गति भी बढ़ जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग तक की दूरी हो सकती है, 2 मिनट की दूरी हो सकती है।
निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तन अपवर्तक सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बर्फ, फिर उसके बाद केरोसिन, उसके बाद बेंजीन और फिर सेंधा नमक। ये इसका आरोही क्रम है। आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है, जिसमें इनके सूचकांक है, अपवर्तक सूचकांक, इनका बढ़ता हुआ क्रम है। निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है हवा, हवा का अपवर्तनांक सबसे कम है। इस वजह से हमें वायु में रखी हुई कोई भी वस्तु एकदम सही जगह दिखाई देती है, जबकि जबकि सभी माध्यमों में यदि कोई वस्तु रख देते हैं तो वो अपनी सही जगह पर दिखाई नहीं देती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हवा। किस स्थिति में एक अभिलंब किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण सभी एक ही सतह पर होते हैं? अपवर्तन तथा परावर्तन दोनों में। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंग दैर्ध्य अपेक्षाकृत निम्न होती है और यह हवा के अणुओं द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णित होती है, यानी हवा के अणुओं के द्वारा सर्वाधिक फैलाई जाती है। इस कारण हमें आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। यानी नीले रंग के प्रकाश की जो किरणें हैं वो तो फैला दी जाती है और बाकी ये किरणें गति करती हुई जाके निकल जाती है। इस कारण हमें आकाश नीला रंग का दिखाई देता है। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। प्रकाशिक तंतु यानी लाइट फाइबर, आपने केबल कनेक्शन में देखा होगा, जो केबल होती है उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो संकेत हैं जो वह आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये कोई फाइबर है, प्रकाशिक तंतु है, तो इसमें जो लाइट जो प्रवेश करती है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन इस प्रकार से अंदर अंदर परावर्तित होती हुई जाती है, तो इसे ही कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमारे जो गिगा फाइबर आते हैं उसमें भी जो इंटरनेट होता है वो इसी प्रकार से पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर है, इसकी शक्ति की गणना करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2D। 2 डायोप्टर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? तो इसकी क्षमता होगी 2.4 डायोप्टर। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकल लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाता है। यदि लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? 15 सेंटीमीटर पर बनेगा। एक अपवर्तित किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हम स्क्रीन पर देखते हैं होता है, कैसा होता है? वास्तविक होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई होती है धनात्मक होती है, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस लंबाई होती है वो ऋणात्मक होती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? 2F पर रखना चाहिए, यानी फोकस लंबाई के 2 गुने यानी केंद्र पर रखना चाहिए। एक लेंस के से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। जब एक वस्तु को उत्तल लेंस की 2F1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होता है? पूर्ववत होता है, यानी पहले के जैसे ही होता है। एक लेंस की शक्ति इसकी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है लेंस की शक्ति। एक गोलाकार दर्पण और पतली गोलाकार लेंस प्रत्येक में -20 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई होती है। ऐसे
परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होने की संभावना है? दोनों अवतल लेंस होने की संभावना है। एक उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता, शक्ति, आवेश की गणना करना है। उसकी क्षमता, शक्ति, आवेश की गणना करना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 4D हो जाएगा। अवतल लेंस की नाभीय लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक होती है अवतल लेंस की। अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती है, प्रतीत होता है, उसे क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। यानी अभिसरण का बिंदु वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है, तो उसे फोकस कहते हैं। जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा फोकस बिंदु पर। यानी जब अभिसरण लेंस के फोकस बिंदु पर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, क्योंकि कांच से लेंस बनाया जा सकता है, पानी से बनाया जा सकता है और प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है। एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है। लेंस की किस्म और इसकी फोकल लंबाई क्या होगी? इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल, 0.5 मीटर। तो जो प्लस में जो लंबाई होती है लेंस की वो उत्तल लेंस की होती है और माइनस वाली अवतल की होती है। रूढ़ प्रतीकों के साथ लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो लेंस फॉर्मूला होता है ये 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या डायोप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा फोकल लेंथ या नाभिकीय लंबाई। लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिक सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? नाभिकीय लंबाई या फोकल लेंथ कहते हैं। यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति +2 डायोप्टर है तो यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस है। यानी +2 डायोप्टर वाली यानी शक्ति जो प्लस में होती है वो उत्तल लेंस की होती है, माइनस वाली अवतल की होती है। लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष है तो यानी कि उस व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, तो इसमें उसके उपचार के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये दूरदृष्टि दोष होता तो उसे दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और उसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग होता। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसे क्या कहा जाता है? तो बात वही सेम है, इसमें निकट की वस्तु को साफ देख सकता है और इसमें दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता। दोनों बातें एक ही है, तो इसमें भी मायोपिया आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड, लगता है मैंने गलती से गलत बोल दिया, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं एकदम साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है, तो दोनों को ही मायोपिया कहते हैं और इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, यानी दूरदृष्टि दोष है यानी उसे दूर की वस्तुएं एकदम साफ दिखाई देती है और उसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के पीछे जाकर बनता है। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उसके द्वारा उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है।
दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उनके लिए दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल इसकी वजह से ले रहे हैं। किसकी वजह से ले रहे हैं? ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं। रोशनी के लिए साधारण बल्ब की जगह एलईडी और सीएफएल किसकी वजह से ले रहे हैं? ऊर्जा दक्षता की वजह से ले रहे हैं, क्योंकि यह इनकी अच्छी ऊर्जा दक्षता होती है। इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है? माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जबकि जो अगर दर्पण की बात करें तो उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। वो दर्पण है और लेंस तो केवल उत्तल ही होता है माइक्रोस्कोप में। थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं, क्योंकि 3D फिल्में विशेष रंग इस्तेमाल करती है जो मानव आंखों द्वारा महसूस नहीं किए जा सकते। इस विषय में विशेष चश्मा पहनाया जाता है। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा साधारण शीशे का उपयोग किया जाता है पेरिस्कोप में। इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? टेलीस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, किसके कारण बनता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन के द्वारा बनता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलन होता है? लाल लाइट का सबसे कम विचलन होता है। श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्ध्य उच्चतम होती है? लाल रंग की। जब श्वेत प्रकाश जो 7 रंगों का मिश्रण है कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसके परिक्षेपण क्यों होता है? श्वेत प्रकाश के 7 रंग कांच के प्रिज्म से अलग अलग चाल से गुजरते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का क्या कारण है? तो धूल के कण के कारण प्रकाश वायुमंडल में विसरण करता है। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने के लिए उपयोग में लिया गया कांच किसका होता है? पायरेक्स कांच होता है। अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है, निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? तापमान के कारण होता है। तारों के रंगों में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तापमान प्रदर्शित करता है। दूरबीन क्या है? दूरबीन एक ऐसी उपकरण है जिसमें दूर की वस्तुएं देखी जा सकती है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, वह निर्वात में से नहीं गुजर सकता। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सर्वाधिक होती है। प्रकाशीय गेज निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करता है। परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशीय गेज। जब प्रकाश की कोई किरण प्रकाशतः सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है तो वह नॉर्मल से दूर मुड़ती है, यानी अभिलंब से भी दूर मुड़ जाती है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूलितहीन होता है? इसका कारण परावर्तन है। मछुआरे को तालाब के किनारे मछली को भाले से मारने की कोशिश में उसे क्या करना होता है? मछली के नीचे ध्यान लगाना होता है। किसी स्वच्छ जल वाले तालाब को आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन इसका कारण है। किसी
किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो इसका कारण भी अपवर्तन है। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा की आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तब द्रव का अपवर्तनांक होगा कितना होगा? 1.33 होगा। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है, क्योंकि तड़ित क्या होती है? बिजली होती है। यानी जब बिजली चमकती है तो उसकी गर्जन यानी उसकी जो आवाज होती है वो सुनाई देने से पहले ही हमें वो दिख जाती है। तो इसका क्या कारण है? तो प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। इस कारण हमें वह जो बिजली होती है वो पहले ही दिखाई दे जाती है, जबकि उसकी आवाज बाद में आती है। एक उन्नति दर्पण के सामने रखी एक सीधी वस्तु का प्रतिबिंब होगा, काल्पनिक होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा? यानी एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होता है? 0 डिग्री होता है। जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है, उसके आयाम में परिवर्तन आता है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? क्योंकि उच्च अपवर्तनांक के कारण प्रकाश की किरणें आंतरिक रूप से परावर्तित होती है, इस कारण वो रात में चमकता है। वायु में लैम्ब्डा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश का अपवर्तनांक म्यू के माध्यम में प्रवेश करता है। इस माध्यम में इस प्रकाश के पथ के साथ पड़ने वाले दो बिंदु x दूरी पर स्थित हैं। इन बिंदुओं के बीच कालांतर क्या है? तो इसके बीच कालांतर आ जाएगा म्यू 2 पाई अपॉन लैम्ब्डा गुणा x। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो सही संबंध आ जाएगा म्यू बराबर c अपॉन v। सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है निम्नलिखित में के अध्ययन के लिए किसके लिए अध्ययन के लिए प्रयुक्त होता है? सूक्ष्मदर्शी यानी जो माइक्रोस्कोप होता है वो छोटी वस्तुओं के अध्ययन के लिए प्रयुक्त में होता है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो जेड जॉनसन ने किया था सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार। एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमताएं क्रमशः m1 एवं m2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी कितनी होगी? m1 गुणा m2 होगी। एक खगोलीय दूरबीन से दूर की वस्तुओं के लिए कोणीय आवर्धन का परिमाण 5 है। अभिदृश्य तथा नेत्रिका के बीच अंतराल 36 सेंटीमीटर है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। अभिदर्शक की फोकस दूरी FO तथा नेत्रिका की फोकस दूरी FE है। तब क्रमशः 45 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर होगी। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण पर प्रयोग किया जाता है? बाइनोक्यूलर दूरबीन पर प्रयोग किया जाता है। यदि लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो फोकस दूरी होगी -0.5 मीटर। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से दूर से 60 मीटर से कम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। इस रोग के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना होगा? इसका आंसर आ जाएगा 7/3 डायोप्टर का प्रयोग करना होगा। 2 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर क्षमता वाले
दो लेंसों के संयोग की तुलना में क्षमता ज्ञात कीजिए। इसका आंसर रहेगा 6 डायोप्टर। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई पड़ने पर 75 सेंटीमीटर दूरी तक दिखाई नहीं पड़ने पर कौन सा दृष्टिदोष होता है? तो इसमें क्या जाएगा? हाइपर मेट्रोपिया, ऑप्शन नंबर बी। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया, दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग के लिए ठीक किया जा सकता है? किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? इसका आंसर रहेगा उत्तल लेंस के द्वारा। दूरदृष्टि दोष वाली दूरदृष्टि वाली आंख में रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। एक व्यक्ति 75 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्थित किसी वस्तु को अपनी आंख से स्पष्ट नहीं देख सकता, तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो वह दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम है 25 सेंटीमीटर। मायोपिया में होता है, क्या होता है मायोपिया में? दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती मायोपिया में। निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभिक बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। प्रकाश एक समतल दर्पण द्वारा परावर्तित प्रकाश एक वास्तविक प्रतिबिंब का रूप ले सकता है, किसी भी परिस्थिति में ले सकता है। पर्दे पर प्रदर्शित पिक्सेल्स की संख्या जानी जाती है अवलोकन आकार के रूप में जानी जाती है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपने संपूर्ण प्रतिबिंब को देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? 0.75 मीटर। दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब रखे जा सकते हैं? इसका आंसर आ जाएगा अनंत पर। अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं दो समांतर दर्पणों के मध्य। यानी कोई एक दर्पण तो ये रहा और एक दर्पण ये रख दिया, तो दोनों एक दूसरे क्या हैं? पैरेलल हैं, समांतर हैं। यदि हम इन दोनों के मध्य कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो हमें इन दोनों में ही जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो अनंत दिखाई देंगे। यानी हम इन्हें गिन नहीं सकते इतने प्रतिबिंब हमें दिखाई देंगे। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच में रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत बनेंगे। दर्पण बनाने में निम्नलिखित में से किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को उपयोग में लाया जाता है दर्पण बनाने के लिए। दंत चिकित्सक दांत देखने के लिए छोटे अवतल दर्पण का उपयोग करता है। यदि 3 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का एक दर्पण दांत के 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो इसका आवर्धन हो जाएगा 3। चित्र में दो समतल दर्पण ए ओ और ओ बी, यानी ए ओ और ओ बी हैं। प्रकाश की किरण एक्स वाई, एक्स और वाई दर्पण OB के बिंदु Y पर आपतित होती है। दर्पण AO से परावर्तित होने के बाद XY की दिशा क्या होगी? जो XY की दिशा होगी वो होगी यह विपरीत दिशा में XY के समांतर होगी। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा? तो रोमर ने मापा था प्रकाश का वेग सबसे पहले। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके
किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? तरंग दैर्ध्य के द्वारा निश्चित किया जाता है। प्रकाश का दो अलग रूप क्या है? विवर्तन और परावर्तन। प्रकाश निर्वात में भी चलता है क्योंकि प्रकाश संबंधित है, किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित है प्रकाश। लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? और सभी में भिन्न होता है। आवृत्ति में भिन्न होता है, आयाम में भिन्न होता है और तरंग दैर्ध्य में भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रकाश की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, कितनी होती है? 1.08 गुणा 10⁹ किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी। जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। अगर जमीन की फिजा न हो तो आसमान नजर आएगा, कौन से कलर का नजर आएगा? तारीक काला। क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार रूप में परिवर्तित होता है, इसका कारण है अपवर्तन। समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देता है, निम्न में से किसका कारण है? जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके कारण है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? RGB, यानी कि नीला, हरा और लाल। रेड, ग्रीन एंड ब्लू। निम्नलिखित अनुपूरक रंग होते हैं, रंग कौन से होते हैं? इसका कोई स्पष्ट आंसर नहीं दिया गया है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में से आपके हिसाब से। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, कौन सा कलर? वर्ण यानी होता है कलर, कब सबसे कम विचलित होता है? तो जो लाल कलर होता है ये सबसे कम विचलित होता है, क्योंकि बैंगनी कलर सबसे ज्यादा विचलित होता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं वो होते हैं नीला, पीला, लाल। पीला, मैजेंडा, पीकॉक ब्लू, सफेद, हरा और पीला। और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर रहेगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्राथमिक रंग होते हैं RG और B। तो मतलब रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं, इनमें से कोई भी मेल नहीं खाता है। निम्नलिखित में प्राथमिक रंग नहीं है, कौन सा है जो प्राथमिक रंग नहीं है? तो काला रंग है, ये प्राथमिक रंग नहीं है, जबकि ये रेड, ग्रीन एंड ब्लू ये प्राथमिक रंग है। लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनता है? सफेद रंग बनता है, लाल और पीकॉक ब्लू को मिलाने पर। निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है? लाल रंग की सर्वाधिक तरंग दैर्ध्य होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिए गए अधिकतम दर्शनीयता देता है? पीला रंग। सर CV रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर कहा जाता है। SI पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? इसकी शक्ति इकाई है डायोप्टर, लेंस की। मीटर दूरी की होती है, वाट वोल्टेज की होती है। पानी में हवा के बुलबुले के जैसा कार्य
करेगा, किसके जैसा कार्य करेगा? अवतल लेंस के समान कार्य करता है। एक अभिसारी लेंस इसके प्रकाशिक अक्ष पर एक वास्तविक प्रतिबिंब आई बनाता है तथा लेंस आई के बीच अपवर्तनांक तथा मोटाई टी वाली एक आयताकार कांच की सिल्ली रखी जाती है। इसका आंसर आ जाएगा लेंस टी आई अपॉन आई यू दूर हट जाता है। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास की भांति प्रयुक्त होता है? ऑप्शन नंबर सी, अभिसारी लेंस। निम्न में से कौन सा दर्पण दी हुई जगह पर प्रकाश को संकेंद्रित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति क्या होगी? 1 हर्ट्ज आवृत्ति होगी। हर्ट्ज किसकी यूनिट है? आवृत्ति की। ऑप्टिक फाइबर को आमतौर पर किसमें प्रयोग किया जाता है? संचार में, यानी जो डेटा भेजने में, संचार में इसमें आपको उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपने एंटेना लगाया तो उसमें वो भी एक संचार का माध्यम है, टेलीफोन लाइन भी एक संचार का माध्यम है, इंटरनेट भी एक संचार का माध्यम है। इस प्रकार से ऑप्टिक फाइबर का उपयोग संचार में किया जाता है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? इसका पूर्णांतरिक परावर्तन इसका कारण है। शरीर के आमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी किस घटना पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर आधारित है। एंडोस्कोपी किस विधि से होता है? पूर्णांतरिक परावर्तन की विधि से होता है एंडोस्कोपी। वस्तुएं दिखाई देती है क्योंकि उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है, इस वजह से हमें दिखाई देती है वस्तुएं। इसी कारण हम जब अंधेरे में किसी वस्तु को देखना चाहते हैं तो उस वस्तु पर ही लाइट को डालते हैं, जिससे लाइट उस वस्तु से टकराकर सीधी हमारी आंखों में जाती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। आंख के रेटिना पर बना बिंब होता है, आंख के रेटिना पर बना बिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है। निम्न में से कैमरा का कौन सा भाग मनुष्य की आंख के रेटिना के समान होता है? तो रेटिना के समान क्या होता है? फिल्म होती है, क्योंकि जो कैमरे के जो लेंस होती है उसमें से लाइट गुजरकर फिल्म पर पड़ती है, और इसी प्रकार से हमारे जो आंख में जो प्रकाश की किरण अंदर प्रवेश करती है वो रेटिना पर प्रवेश करती है। इसी प्रकार जो कैमरा होता है उसमें लाइट प्रवेश करके फिल्म पर पड़ती है। इस कारण यह रेटिना के समान होती है फिल्म। एक मनुष्य को कहाँ रखा जाए, एक वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि उसकी एक मूल तथा आभासी स्थिति उन्नतोत्तर लेंस द्वारा समान आकार में पाई जा सके? तो इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह काम करता है? तो इसका आंसर जाएगा फिल्म। एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य है, किसके लिए? अवरक्त किरणों के लिए। यानी एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरे की फिल्मों का प्रयोग कर सकता है जिन्हें वो स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकता, तो वह अवरक्त किरणें होती है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग में लिया जा सकता है? तो यह उत्तल है। उत्तल लेंस कैमरे के लेंसों में प्रयोग में लिया जाता है। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? फिल्म। यद्यपि पानी पारदर्शक है फिर भी कुहासा में पानी की बूंदों के होने के बावजूद दूर की वस्तु नहीं दिखाई दे सकती, क्योंकि प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिससे प्रकाश सीधा प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंच पाता है।
अगर प्रकाश का आपतन कोण 90 डिग्री है और अपवर्तन के बाद कोण 30 डिग्री है तो माध्यम के अपवर्तनीय सूचक हैं 2.0। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का आंतरिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? √2। एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थापित किया जाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर होगा? 30 सेंटीमीटर पर होगा। प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है। एक किरण 45 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। निर्गत किरण द्वारा बना कोण है ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। 18 सेंटीमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थित एक लैंप एवं पर्दे के बीच के एक लेंस इस तरह रखा जाता है कि पर्दे पर बनने वाली छाया लैंप से तिगुनी हो। लैंप एवं लेंस के बीच दूरी है 4.5 सेंटीमीटर। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक पतले लेंस के सामने रखी गई है तथा एक समतल दर्पण लेंस के पीछे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। यदि वस्तु की आखिरी प्रतिमा वस्तु के साथ एक साथ पड़ती है तो लेंस से वस्तु की दूरी है 30 सेंटीमीटर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन नेत्र की सहायता करता है? सिलिया पिंड। उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस का केंद्रीय हिस्सा काले कागज में लपेट दिया जाए? यानी उत्तल लेंस द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है किस प्रकार प्रभावित होगा यदि लेंस की केंद्रीय हिस्से को कागज में लपेट दिया जाए? तो प्रतिबिंब की प्रदीप्ति की तीव्रता में कमी आ जाएगी। पानी और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। कांच के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 8/9 होगा। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है अपवर्तन। सूर्यास्त के पहले सूर्य गहरा नारंगी लाल रंग का प्रतीत होता है क्योंकि सायंकाल में उसके प्रकाश को ज्यादा मोटा वायुमंडल भेद कर आना होता है, इसलिए अन्य रंग प्रकीर्णित हो जाते हैं और हमारे पास तक नहीं पहुंच पाते। यानी सूर्यास्त से पहले सूर्य गहरा नारंगी रंग का दिखाई क्यों देता है? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी होती है और जब सूर्य उदय होता है तो इससे निकलने वाली जो किरणें होती है उसे वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है और जब वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है इस वजह से जो सभी रंग होते हैं वो वायुमंडल के द्वारा एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर ले जाते हैं और केवल लाल नारंगी रंग होता है यही हमारी आंखों तक पहुंच पाता है। इस वजह से सूर्य हमें नारंगी रंग का दिखाई देता है और दिन के समय जो पृथ्वी होती है वो सूर्य से कम दूरी पर होती है, मतलब वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है लाइट को। इस वजह से हमें वो चमकता हुआ पीले कलर का दिखाई देता है। रात में तारे झिलमिलाते हैं क्योंकि वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलता रहता है। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल होता ही नहीं है और ध्वनि के संचरण के लिए वायुमंडल या फिर किसी भी अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है?
जो बैंगनी रंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, लाल रंग का सबसे अधिक होता है। मोटर वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण उपयोग में आता है? तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तल दर्पण। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दंत चिकित्सक का दर्पण किस प्रकार का होता है? उसका दर्पण होता है अवतल दर्पण होता है। इंद्रधनुष कितने रंग का दिखाई देता है? 7 रंग का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो विक्षेपण होता है वह लाल रंग का सबसे अधिक होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? अपवर्तन एवं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। एक समतल अवतल लेंस 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बना हुआ है। वह उसके वक्रफलक की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। लेंस की पावर होगी कितनी होगी? -1 डायोप्टर। इनमें से कौन सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी 1/f बराबर है 1/u + 1/v के। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? काले रंग की दिखाई देगी। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। अवतल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। उत्तल दर्पण कभी भी सीधा वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी होती है? बैंगनी रंग की गति धीमी होती है। से होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। तो कांच से होकर गुजरते हुए, क्योंकि इन सभी का अपवर्तनांक कम होता है कांच की तुलना में। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। किसी पात्र में द्रव की किसी मात्रा का आभासी गहराई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसकी वास्तविक गहराई 20 सेंटीमीटर हो तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? 1.33। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट लगता है। छोटे रंगीन टुकड़ों से बनने वाले आश्चर्यजनक आकारों को देखने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र क्या है? कैलिडोस्कोप। सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? तो ये लेता है 8.3 मिनट लेता है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है। कितनी ऊर्जा प्राप्त करती है? अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में। तो ये थे फ्रेंड्स इसके प्रश्न, जो कि 259 के लगभग थे। अधिकतम प्रश्न इसमें रिपीट भी हुए हैं, जो कि महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम की दृष्टि से।
तो यदि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें भी आगे वीडियो बना देने के लिए मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आगे भी हमारे साथ बने रहें और बेल आइकन को भी दबा लें।